बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने सेल थ्योरी के सेल की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, शेरिडन शॉन ने जो सेल थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स दिए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, वो कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी वो यूनिफाइड हो गए। ठीक है जी, पता लग गया कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है। लेकिन क्या ये काम यहीं रुक गया? नहीं, ये काम यहाँ नहीं रुका। बहुत सारे साइंसदान अपने अपने अदवार में मालूमात अपने रिसर्च के बिना पर इकट्ठी करते रहे और सेल थ्योरी में मटेरियल ऐड होता रहा और सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन, एडवांसमेंट्स आती गई और शायद ये काम आज तक चल रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि बेसिक सेल थ्योरी के बाद उसके अंदर एडवांसमेंट या मॉडिफिकेशन कैसे हुई। तो बहुत अहम बेटा एक बात है स्टूडेंट्स कि रडल्फ वर्को, ये साइंसदान साहब सबसे पहले नंबर पर आएंगे। इनका दौर है 1855। अब ये रडल्फ वर्को 1855 आपने याद रखना है। जर्मन फिजिशियन, एमसीक्यू में आ सकती है ये बात कि फिजिशियन कहते हैं बेटा, अमूमन आमतौर पे हम कह देते हैं कि डॉक्टर हजरात होते हैं, जहाँ जाके आप अपनी बीमारियों का बताते हैं, डॉक्टर दवा देता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आइडियाज में, अपनी रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद एबायोजेनेसिस, जैसे मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया था, एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया कि जानदार अशिया ये बेजान अशिया से पैदा होती हैं। इसको डिस्प्रूव कर दिया। अब उन्होंने बताया कि सेल्स इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सेल पहले से मौजूद सेलों से ही बनते हैं। एक बहुत ही मशहूर उनका फिक्रा, उनकी बात जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, वो ये इनकी वर्डिंग है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। क्वेश्चंस इसके हिसाब से भी आ जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है किसने और कब कहा और इसका क्या मतलब है। तो इस लफ्ज का मतलब ये है कि सेल ही सेल को पैदा करते हैं। तो बेटा वर्कोस हाइपोथेसिस क्या हुई कि सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन के बाद कि लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जिंदा अजसाम कीमियाई मरकबात से ही बने हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जिंदा अजसाम के कीमियाई मरकबात ने सेल बना दिए और ये सेल अपने जैसे सेल पैदा करने के काबिल हैं, यानी रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। सेल अपने जैसे सेल पैदा करने के काबिल हैं। तो ये रडल्फ वर्को साहब जो हैं, इन्होंने एबायोजेनेसिस की इसको कहा कि ये गलत है नजरिया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला दिया, सेल पहले से मौजूद सेलों से पैदा होते हैं ये बताया, ये हाइपोथेसिस दी। इसके बाद बेटा लुइस पास्चर साहब 1862 इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क आपने सुना होगा, और पास्चर साहब का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह पर बहुत ज़्यादा काम है। वैक्सीनेशन में भी इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, वैक्सीन बनाने में। तो बहरहाल इन्होंने क्या किया, लुइस पास्चर साहब ने वर्को की हाइपोथेसिस की तस्दीक की कि हाँ जी वर्को साहब सही कहते थे। इन्होंने बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम किया, बहुत सारा काम किया, हम यहाँ इसका अहाता नहीं कर सकते इस लेक्चर में। इन्होंने यह बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग वंस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया है या फंगाई के सेल है, जो भी है, ये पहले से मौजूद सेलों से ही वजूद में आते हैं। तो लुइस पास्चर साहब का बहुत अहम ये किरदार माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से, और उन्होंने तस्दीक कर दी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी वर्को हाइपोथेसिस, वर्को की बात की तस्दीक कर दी। फिर देखिए आपकी बुक में लास्ट साइंटिस्ट हैं अगस्ट वाइजमैन 1880 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन। तमाम सेल ये किसी एक ही सेल से बने हैं, एक ही चीज़ों से मिलके बने हैं, एक ही ओरिजिन, ये जद्द अमजद इनका एक है, ये एक जगह से आए।
Cells have fundamental similarities of structure and molecules. इनके molecules जिनसे ये मिलकर सेल ऑर्गेनाइजेस और जो लास्ट चैप्टर पहले वाले चैप्टर्स में है, तो उन्होंने कहा कि इनका स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स ये बहुत मिलता जुलता है। तकरीबन तमाम सेल अपने स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और जिन मॉलिक्यूलों से मिलकर वो बने हुए हैं वो सारे मिलते जुलते हैं। इसलिए ये सेल्स जो हैं किसी एक जगह से बने हैं, किसी एक सेल से वजूद में आए हैं, इनका ओरिजिन एक है। चलें, अब सेल थ्योरी शुरू हुई, सेल की डिस्कवरी से बाद फिर न्यूक्लियस तक पहुंची, फिर उसका सेलिएंट फीचर, बेटा वो साइलेंट फीचर नहीं है, वो सेलिएंट फीचर्स है, ये आप करेक्शन कर लें। अमूमन उसे साइलेंट कहते हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं। तो बेटा अब बात यहाँ तक आ गई, अगस्त वाइज में तक आकर अब बात वाज़ेह हो गई, कंपाइल हो गई सेल थ्योरी, और उसके वो फिर 3 पॉइंट्स हैं जैसे आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अब कंक्लूजन क्या निकला इस सारे स्टडीज का? कंक्लूजन बेटा ये निकला कि सेल जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो सकते हैं। कुछ में फ़र्क भी हो सकता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, ये सारे फ़र्क भी हैं। लेकिन कई जगहों पे अगर फ़र्क हैं तो बहुत सारी जगहों पर ये एक जैसे भी हैं। इनके केमिकल कंपोजिशन, जिन केमिकल मॉलिक्यूलों एटमों से मिलकर वो बने हैं, उनका काम, उनका साख और मेटाबॉलिज्म, यानी जो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो ये कंक्लूजन निकला इस सारी सेल थ्योरी का कि सेल बहुत वर्सटाइल है, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में अगर सिमिलैरिटीज़ भी हैं तो डिफरेंसेस भी हैं डेफिनेटली, और उनके मॉलिक्यूल्स, उनका केमिकल कंपोजिशन और उनका मेटाबॉलिज्म, इसमें भी बहुत ज़्यादा, बहुत जगहों पर मुमासलत है, यानी एक जैसे हैं। बहुत थोड़े से फ़र्क कहीं ना कहीं हो सकते हैं। बायोलॉजी एक बहुत डाइवर्स नॉलेज है और सेल्स में जो डाइवर्सिटी है, वर्सटैलिटी है, इस बिना पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स अगर एक जैसे भी हैं तो बहुत सारे सेल्स आपस में मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल या ओरिजिन वो सेम या एक ही कहा जाता है। थैंक यू।